दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश के अंदर अगले 6 महीने चुनावी महीने होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि 2024 के अंदर देश के अंदर लोकसभा का चुनाव है और कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। साथियों, इसी पर्व को सही तरीके से मनाने के लिए और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की अहम भूमिका होती है। साथियों, इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार कई प्रकार की टिप्पणियां हमें मीडिया के जरिए और अलग अलग न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के जरिए सुनने को मिलती है। लेकिन वर्तमान के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां होंगी, उसके अंदर जो अन्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्तियां कैसी होंगी, उसको लेकर एक बड़ा चर्चाओं का विषय वो बना हुआ है। साथियों, सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को लेकर संविधान के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं और पिछले 73 सालों में जब से संविधान को हमने अपनाया है, अडॉप्ट किया है, तब तक क्या प्रथा और किस तरीके से हम इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करते रहे हैं और वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, जो सजेशंस दिए हैं, वो किस आधार पर दिए हैं और अब जो नया बिल लाया गया है उसके क्या मायने हैं सुप्रीम कोर्ट के लेकर जो गाइडलाइंस दिए गए थे उनके संबंध में, और दुनिया के कई अन्य देशों के अंदर किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होते हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं अपने कि संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। साथियों, आर्टिकल 324 के तहत संविधान के अंदर क्लियर ये लिखा हुआ है कि ये पार्लियामेंट कानून पास कर तय करेगी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर किस प्रकार से नियुक्तियां होंगी। आर्टिकल 324 के अंदर नियुक्तियों को लेकर सीधे तौर पर कोई बात नहीं कही गई है। बकायदा 324 के अंदर ये कहा गया है कि जो उनकी सर्विस कंडीशंस है उसके बारे में जरूर उसमें जिक्र किया गया है। अब साथियों, यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है कि 73 साल से भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां किस प्रकार हो रही थी। साथियों, 73 साल से एक नॉमेनक्लेचर बना हुआ था जिसके तहत हम ये सारी की सारी नियुक्तियां इलेक्शन कमीशन की लगातार करते आ रहे थे। लेकिन मसला तब खड़ा होता है जब साल 2015 के अंदर अनूप बेनीवाल का एक नाम का एक व्यक्ति PIL फाइल कर देता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करता है और वह कुछ बातें उसमें रखता है कि किस तरीके से पिछले लंबे समय से जो इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमीशन की उसको मेंटेन करने के लिए इस पर एक प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करे, और जिसका संज्ञान लेते हुए जब साल 2015 में PIL फाइल हुई जिसके ऊपर जो जजमेंट निकलकर सामने आया सुप्रीम कोर्ट में, वह मार्च 2023 के अंदर आया। और 2023 के अंदर जो मार्च में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुरानी रिपोर्ट्स का जो चुनाव प्रक्रिया के अंदर बदलाव और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो रिपोर्ट्स आई थी उनका रेफरेंस लेते हुए एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में एक बात सामने रखी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो नियुक्त होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अंदर 3 लोग होंगे, देश के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के अंदर होंगे। यानी कि ये 3 लोग तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन अन्य 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संचालित करेंगे। और इस जजमेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिख दिया कि जब तक संसद में इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति किस प्रकार होगी उसको लेकर कोई कानून नहीं आ जाता है, तब तक ये जो जजमेंट है ये लगातार चलता रहेगा। साथियों, हाल ही में जो संसद का विंटर सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों को लेकर संसद में एक नया बिल लाया गया और पूरी संभावना है कि वह बिल पूर्ण रूप से पास भी हो जाएगा। साथियों, इस बिल के अंदर क्या कहा गया है और किस प्रकार से नियुक्तियां होंगी उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं और क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, उसको अब समझने की हम कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि कुछ पुरानी रिपोर्ट्स का हवाला लेते हुए उस रिपोर्ट के अंदर दिनेश गोस्वामी 1990 की इलेक्टोरल रिफॉर्म की रिपोर्ट है, 255 लॉ कमीशन की इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के अंदर है वह 3 लोग होंगे। लेकिन जो नया बिल अब लाया गया है उस बिल के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए इसमें कमेटी जो बनाई गई है उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब इसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसको नॉमिनेट करेंगे खुद प्रधानमंत्री। यानी कि ये 3 लोगों की कमेटी तय करेगी अब कि देश के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियां कैसे होगी। साथियों, अब यहीं से हमारा आखिरी सवाल आता है कि अन्य देशों के अंदर जो लोकतांत्रिक देश है उन देशों के अंदर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां की जाती हैं। साथियों, इसमें हमें 2 देशों को बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है।
पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है वो अमेरिका का माना जाता है, और दूसरा जो यूके है उसको भी हमें समझने की जरूरत है, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि बहुत सारे हमारे संविधान के जो प्रावधान हैं वो यूनाइटेड किंगडम के जो सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं ड्राइव होते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया वो भी हमने यूके से ही किया था। तो इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्तियां की जाती है। साथियों, अमेरिका के अंदर इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां खुद वहां के राष्ट्रपति करते हैं, और जिसको अप्रूवल एक तरीके से करवाया जाता है वहां के सीनेट्स के द्वारा। और यूके के अंदर साथियों इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहां का एक तरह से लोकसभा है, वो तय करता है कि किस तरीके से नियुक्तियां वहां पर की जाएंगी। साथियों, अब बड़ा सवाल जो हम आपके बीच में छोड़कर जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां करने के लिए कहा था, क्या वह तरीका सही था या जो नया बिल लाया गया है यह तरीका सही था? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथियों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक भी जरूर दें कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।